उस समय कम से कम इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी। मोदी जी ने भी इस पे कहा था हाल में ही कि डार्क डे। मोदी जी की बात जो आप कर रहे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो बगैर इमरजेंसी की इमरजेंसी लगाए हुए हैं। आज जितनी खराब व्यवस्था इनके शासन तंत्र में है, उतनी तो उस समय भी नहीं थी। खाली यही है कि लोग गिरफ्तार होकर के उतनी बड़ी संख्या में जेल में नहीं है बड़े बड़े नेता। हमारा ख्याल है मोदी जी तो 20 दिन भी जेल में नहीं रहे होंगे। 19 महीने बड़े बड़े नेता जेल में थे, ये तो 19 दिन भी जेल में नहीं थे। ये क्या कर रहे थे उस समय? और आज इनको बहुत अत्याचार इनको दिखाई दे रहा है। और आज जो हो रहा है वो सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी कौन से विकल्प थे? खाली प्रचार के माध्यम से नेता बन गए, प्रचार करवाया, सारे अखबारों सारे चैनल्स को इन्होंने अपने फेवर में किया। तमाम चैनल्स जो आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके जरिए जो प्रचार हुआ उसी प्रचार के माध्यम से आप बन गए। आप में कौन सी बड़ी भारी योग्यता थी? कुछ ऐसी फोर्सेज डेवलप हो गई इस देश की राजनीति में, जिन्होंने कि देश में जाति और सांप्रदायिक भावनाओं को इतना बढ़ा दिया कि उससे कांग्रेस की जो बुनियादी सोच थी वही ढक गई, पीछे चली गई। देखिए, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको सम्मिलित रूप से मिलकर के काम करना चाहिए। जो सीनियर लोग जिन्हें कि आप पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं या रख रहे हैं, ऐसे लोग भी अगर आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको मजबूती ही मिलेगी। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह गोरखपुर से 2 बार के सांसद रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। हमारे साथ हैं हरकेश बहादुर जी। हरकेश बहादुर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपको। आप छात्र राजनीति से निकले हैं, आपने बीटेक एमटेक की पढ़ाई भी कर रखी है। तो व्यक्ति विशेष हमारा जो प्रोग्राम चलता है, इसमें हम आपके थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन के बारे में, फिर आपके राजनीतिक जीवन के बारे में भी आएंगे कि राजनीति में आप कैसे आगे आए निकले। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बता दें। देखिए, हम ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। हमारे परिवार के लोग सब गांव में रहते रहे हैं। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे और उन्हीं परिवारों से निकल करके हम लोग पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी किए। उसके बाद हर व्यक्ति को इस बात की आज़ादी होती है कि वो कौन सा काम करना चाहता है जीवन में। तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और वहीं से मैं केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनियन का, स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद से मैं राजनीति के ही क्षेत्र में रहा। ऑल इंडिया नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट कांग्रेस का, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद यूपी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। फिर कांग्रेस में एक टूट हुई सन 1977 में। इमरजेंसी के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसके कारण कुछ लोगों में, कांग्रेस के भी लोगों में कुछ क्षोभ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 77 में जब कांग्रेस टूटी तो जगजीवन राम जी और हेमवती नंदन बहुगुणा जी, ये 2 नेता जब कांग्रेस से अलग हुए तो मैं भी उन लोगों के साथ अलग हो गया। और उसके बाद जो 77 में चुनाव हुआ, उस 77 के चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए। हम लोग जब कांग्रेस से निकले थे तो पार्टी जो हमारी बनी थी उसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी उन्हीं दलों के साथ मिल करके काम किया और उसमें मैं यहाँ से उस समय चुना गया। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थीं उस समय, क्योंकि उत्तराखंड नहीं बना हुआ था तो लोकसभा की 85 सीटें थीं। 85 की 85 सीटें उसी पार्टी को मिली जो बाद में जनता पार्टी कहलाई। तो वो तो पहली बार मैं वहाँ से चुना गया। बाद में वो पार्टी टूटी, उसमें बिखराव आया, उससे कई पार्टियाँ बनी। फिर हम लोग बहुगुणा जी के ही नेतृत्व में हम लोग फिर कांग्रेस के साथ आ गए थे और 80 के चुनाव में हम कांग्रेस से चुनाव लड़े और हम फिर दोबारा चुने गए थे लोकसभा के लिए। लेकिन कांग्रेस में चूँकि उस समय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फिर से कुछ ऐसी प्रक्रिया वहाँ शुरू हुई जो कि बड़ा असंतोषजनक लगी। तो बहुगुणा जी ने जब पार्टी छोड़ा
उन्हीं को मैं अपना नेता मानता था, इसलिए मैं भी उनके साथ अलग हो गया। तब से काफ़ी दिन तक हम लोग अलग रहे, लेकिन बहुगुणा जी की डेथ के बाद, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ में एक चीज़ मैंने देखा कि बिखराव और जुड़ना, कभी जुड़ जाना कभी टूट जाना, ये प्रक्रिया इतना ज़्यादा वहाँ चलती रही है कि इससे अपोजिशन का एक ठोस स्वरूप बनना चाहिए उस समय नहीं बन पाता था। तो उसका नतीजा ये होता था कि अपोजिशन में रहने वाले लोग कई बार अपनी सारी क्षमताओं के बावजूद काम करने की स्थिति में नहीं होते थे। तो जब बहुगुणा जी का देहांत हो गया, फिर पार्टी भी बिखर गई, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपनी पुरानी पार्टी के साथ ही काम करें। तो राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उसी समय मैंने दोबारा फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ। और आज की स्थिति जो पूरे देश की राजनीति की है वो तो सबके सामने है, इसलिए हम लोग। पढ़ने वाला लड़का, उस समय आप बीटेक कर रहे थे, एमटेक की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये राजनीति में आने का ये आपके विचार कहाँ से आए? कोई पहले से आपके घर का राजनीति में था? राजनीति में हमारे घर के लोग उतने किसी बहुत बड़े उस पर नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति में लोग थे। तो हमारे अंदर चूँकि इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्री पर्स वगैरह ख़त्म किया, तो मुझे लगा कि देश में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है और एक प्रगतिशील विचारधारा के लोग देश में गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं और उनके उत्थान और भलाई के लिए लोग उत्साहित हैं काम करने के लिए। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इस फील्ड में आकर के काम करना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आया। और देश सेवा का ही भाव था। ख़ास तौर से मैं भ्रष्टाचार, राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा था, इन सब चीज़ों से भी मैं बहुत क्षुब्ध था। तो मैं सोचता था कि शायद राजनीति में आकर के मैं इन सब चीज़ों के विरुद्ध कुछ कर सकूंगा, और मैंने प्रयास भी किया। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां देश की राजनीति में बनी जिसमें कि गलत तत्वों को नेताओं का तो समर्थन मिला ही मिला, जनता का भी समर्थन मिला, जिससे राजनीति में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो सका और राजनीति बहुत ही विकृत हो गई। आज कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के लोग काफ़ी संख्या में ना मिले। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सारे राजनीतिक दलों में। कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है कि हमारे संगठन में आपराधिक छवि के लोग नहीं हैं या अथवा भ्रष्टाचार से में शरीक लोग नहीं हैं, ऐसा कोई पार्टी कह नहीं सकती। वो ज़बरदस्ती झूठा प्रचार कोई करे और तो वो एक अलग बात है, लेकिन सारी पार्टियों की एक ही जैसी स्थिति हो गई है इन सारे मामलों में। जब गोरखपुर से आपने चुनाव लड़ा था पहली बार, उस समय का थोड़ा सा अनुभव बताइए। उस समय का चुनाव का, देखिए, उस समय चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जनता भी एक अलग तरह की थी। जनता भी चाहती थी कि साफ सुथरे छवि के लोग आएं। जनता में इस बात का, जनता के अंदर ये भावना थी कि भ्रष्ट लोग और आपराधिक तत्वों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, और कोई अगर योग्य और कर्मठ व्यक्ति सामने है तो लोग उसको समर्थन करते थे। और मैं अगर उसके और पीछे जाऊं, जब हम लोग राजनीति में नहीं थे तब भी हमने देखा कि गाँव के अंदर 3-3 टाइम तक जो लोग खाना नहीं पाते थे, कपड़े उनके सही नहीं होते थे, फटे पुराने कपड़े पहन कर के घूमते थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं रहता था, और वो बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ पाते थे, पढ़े लिखे भी कम लोग थे। लेकिन उनके अंदर एक जो आप कह सकते हैं कि उनका विवेक इतना जागृत था, उनकी चेतना इतनी उन्नत चेतना थी कि वो लोग कभी भी किसी गलत आदमी को, जो कोई आपराधिक कृत्य में हो या भ्रष्टाचारी हो, जिसके ऊपर कई तरह किस तरह के आरोप हों, ऐसे लोगों को पहले वोट नहीं दिया करते थे। लोगों को पता चल जाता था कि नहीं, ये आदमी गलत है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। जबकि लोगों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत नीचे था,
ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेज में आप कह सकते हैं कि लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, बहुत सारे लोग, उसके बावजूद वो लोग गलत लोगों को वोट नहीं देते थे, अपना कभी भी समर्थन नहीं देते थे। उनको खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, लेकिन कोई किसी से पैसा नहीं लेता था, कपड़ा नहीं लेता था, कोई शराब नहीं लेता था। ये भी इसी देश की राजनीति में मैंने देखा। तो शुरू की राजनीति का अगर आप चित्रण देखें तो मैंने सारे फील्ड में मैंने देखा, जनता की भी स्थिति ऐसी थी, नेता भी दूसरे तरह के होते थे, अफसर भी अलग तरह के होते थे। अगर उस समय के नेता, अफसर, पत्रकार, जुडिशरी में काम करने वाले लोग और जनता, सबको अगर आज के लोगों से के साथ कंपेयर कीजिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। उस समय नैतिक चेतना लोगों की बहुत जागृत थी। और कुछ लोग आपके फील्ड में ख़ासतौर से मैंने देखा कि नेतृत्व वर्ग में भी जो बड़े बड़े पदों पर लोग होते थे, काफ़ी शिक्षित लोग होते थे, बड़े आदर्शवादी लोग होते थे, विचारों से बहुत उनकी सोच बड़ी ऊंची होती थी और उनमें त्याग भी होता था। वो लोग आडंबर, झूठ, अनावश्यक गलत प्रचार ये सब काम नहीं करते थे और लोग इस बात के लिए बड़ा कासस रहते थे कि कहीं उनके ऊपर कोई उंगली न उठ जाए। चरित्र के मामले में, ईमानदारी के मामले में, व्यक्तिगत जिसे कहते हैं कि पर्सनल इंटीग्रिटी और कैरेक्टर के मामले में सबकी चेतना बहुत जागृत थी। इसीलिए देश उस समय बड़े बड़े नेताओं को देखा। वो एक ज़माना था, अब हम तो सारे प्रधानमंत्रियों को ही देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी बनी, तो उनके हटने के बाद मोरारजी देसाई बने और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बने। तो हमने देखा कि पहले के नेताओं का की सोच जो थी, जो उनका मानसिक स्तर था, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो आजकल के लोगों से कहीं बेटर थे। जो गलत भी माने जाते हैं वो भी आजकल के अच्छे लोगों से बेटर थे, ये आप जान लीजिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप और कई सवालों में जाइए, इमरजेंसी की बात जो आती है, जिस पर कि हम लोगों को भी नाराज़गी थी इमरजेंसी में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उस समय कम से कम इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी। मोदी जी ने भी इस पे कहा था हाल में ही कि डार्क डे। मोदी जी की बात जो आप कर रहे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो बगैर इमरजेंसी की इमरजेंसी लगाए हुए हैं। आज जितनी खराब व्यवस्था इनके शासन तंत्र में है, उतनी तो उस समय भी नहीं थी। खाली यही है कि लोग गिरफ्तार होकर के उतनी बड़ी संख्या में जेल में नहीं है बड़े बड़े नेता। अदरवाइज आप देखिए, आप अपने पत्रकारिता में ही देखिए, तमाम पत्रकार जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने किसी सही बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबार में लिख रहे हैं या अपने चैनल पर बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR कर दी गई है, वो भी देशद्रोह और राजद्रोह की। अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सब लोग यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अगर हम लोग देशद्रोही हैं तो देशभक्त कौन है? अगर सारे लोग इस तरह से आप करिएगा तो इस देश में देशभक्त मिलेंगे ही नहीं। हमने देखा विनोद दुआ वगैरह जैसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया था। अब वो तो कोर्ट ने रिलीफ दिया, वो अलग बात है। कोर्ट ने सन 1962 का जजमेंट है, वो भी 5 जजेज बेंच का जजमेंट है। उसके बावजूद इस देश के अंदर, और ये जो पढ़ लिख करके लड़के जो IAS IPS होते हैं, ये इनकी पढ़ाई लिखाई ये भी सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी विचारधारा के कारण या भय के कारण या लालच के कारण या किसी दबाव में वो इस तरह से लोगों के खिलाफ FIR कर रहे हैं, तो क्या वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन कर रहे हैं? वह भी एक अनैतिक काम कर रहे हैं। आप कहते हैं लोकतंत्र और इमरजेंसी बात करते हैं। अभी कल हमारे गोरखपुर में जो आज हमने अखबारों में देखा और कुछ लोगों से सुना, भाजपा के लोग वहाँ पर अंदर बैठे हुए थे और सपा के लोग जा कर के अपना नॉमिनेशन करना चाहते थे, लोग घुसने ही नहीं पाए, ताला ही बंद हो गया था गेट पर। और तमाम वहाँ पर तरह तरह का उपद्रव हुआ, जो आज कुछ अखबारों में है। अखबार वाले तो पूरी बात लिख भी नहीं रहे हैं, वो डर के मारे नहीं लिख रहे हैं, या विचारधारा के कारण। मान लीजिए आप अखबार में हैं, आप कांग्रेसी विचारधारा खो गए या भाजपाई विचारधारा खो गए और उनकी सरकार बन गई, आप उसी तरह काम करने लगे, तो आप अपने कर्तव्य का कहाँ पालन कर रहे हैं? आप भी तो गलत काम इसका मतलब कर रहे हैं। तो किसको आप गलत करना चाहते हैं? जब आप खुद गलत हैं तो दूसरे को आप क्या गलत कह रहे हैं? और अगर इमरजेंसी बहुत बुरी थी, इमरजेंसी में काम बहुत गलत हुए थे, तो आज उस तरह का काम आज की सरकार क्यों कर रही है? आखिर उसी बात का तो आप विरोध कर रहे थे। हमारा ख्याल है मोदी जी तो 20 दिन भी जेल में नहीं रहे होंगे। 19 महीने बड़े बड़े नेता जेल में थे, ये तो 19 दिन भी जेल में नहीं थे।
ये क्या कर रहे थे उस समय। और आज इनको बहुत अत्याचार इनको दिखाई दे रहा है, और आज जो हो रहा है वो सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा था, मुकुल राय को आपने ले लिया और उसके बाद उनके खिलाफ जितनी जांच थी आपने बंद कर दी, और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी उसी तरह के उससे सीरियस चार्जेज हैं, उनको आज अब बैठा करके बात कर रहे हैं। और जब मुकुल राय वहाँ पर आया, उसका केस सब खत्म हो गया, अब शायद वो फिर टीएमसी में वापस चला गया। तो इस तरह की तो घटनाएं होती हैं। जो आपके विरोधी दल के लोग हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, एनआईए, न कहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लगा देते हैं, कहीं इनकम टैक्स, तमाम डिपार्टमेंट लगा करके हरेस करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप जवाहरलाल नेहरू सब की तुलना करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री से और मोरारजी देसाई वगैरह से, ये सब बहुत बड़े लोग थे, उनकी कोई तुलना ही आज नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तो कोई आदमी बन सकता है। राबड़ी देवी वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गई थी, आप वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए। यही तो है देश की राजनीति की स्थिति। हम तो नरेंद्र मोदी के आज के कामों से इतना असंतुष्ट हैं कि मैं समझता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का आचरण करना चाहिए जो कर रहे हैं। लोगों के खिलाफ जिस तरह से वो एफआईआर करवा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, उनके देखने और उनके जानने में जो उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ये सब काम करवा रहे हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें छप रही हैं, रोज़ कोर्ट में जा रहा है। 500 से ज़्यादा पत्रकारों के खिलाफ सारा ये सब हुआ है, एफआईआर वगैरह सरकार की तरफ से कराई गई है, सरकारी एजेंसी की तरफ से। उसमें सैकड़ों लोगों को कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ गलत धाराएं इस्तेमाल की गई। आप एनएसए किसी पर लगा रहे हैं, किसी को यूएपीए लगा रहे हैं, ये सब काम आप कर रहे हैं और आप इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। अच्छा, मोदी जी के विकल्प के अगर बात मोदी करें, जी का विकल्प देश का हर नेता है, हर पार्टी का नेता है। ये कौन सी बात है कि इनका कोई विकल्प नहीं है। मोदी कौन से विकल्प थे, खाली प्रचार के माध्यम से नेता बन गए। प्रचार करवाया, सारे अखबारों, सारे चैनल्स को इन्होंने अपने फेवर में किया। तमाम चैनल्स जो आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके जरिए जो प्रचार हुआ उसी प्रचार के माध्यम से आप बन गए। आप में कौन सी बड़ी भारी योग्यता थी, कौन बड़ा भारी त्याग और तपस्या आपने किया था। ये सब बातें ऐसे ही हैं, ये सब कहने के लिए है। दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग आज मतिभ्रम होकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, आप जिस पार्टी के नेता भी हैं, अभी स्थिति कांग्रेस की बहुत डावाडोल है। कई राज्यों में जहां पर वो पहले या दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज वहां चौथे स्थान पे चली गई है। आप क्या कारण मानते हैं कि लगातार जो कांग्रेस का इस तरीके से हाल हो रहा है, इस पे आपको क्या? देखिए, कांग्रेस के पतन के बहुत सारे कारण हैं। कांग्रेस में हम मानेंगे, हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान नेतृत्व को जो काम करना चाहिए था पार्टी को मजबूत करने के लिए, उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। उसका ये नतीजा है। और उसके अलावा कुछ ऐसी फोर्सेज डेवलप हो गई इस देश की राजनीति में, जिन्होंने कि देश में जाति और सांप्रदायिक भावनाओं को इतना बढ़ा दिया कि उससे कांग्रेस की जो बुनियादी सोच थी वही ढक गई, पीछे चली गई। जैसे कांग्रेस जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के खास नाम थे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इस सब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी के खिलाफ किया जाएगा। इसीलिए देश ने एक ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें इक्वलिटी और जस्टिस की बात की गई, समानता की बात की गई। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। लोगों ने राजनीति करने के लिए, जो खास तौर से विरोधी दल, जब वो देखे कि उन नीतियों को लेकर के चलने से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, तो उन्होंने विरोधी दलों में से बहुत सारे दल जाति और सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने का काम किया। उसका नतीजा हुआ कि हमारा समाज जो है इस आधार पर काफ़ी हद तक विभाजित हुआ, और उसका फ़ायदा जो पार्टियां उठा ले रही हैं वो सफल हैं। जो पार्टियां उसका विरोध करती रहीं वो पीछे चली गई। कांग्रेस के पीछे जाने का एक प्रमुख कारण ये रहा सबसे ज़्यादा। कई बड़े नेता भी तो ऐसा देखने में आ रहा है कि कई बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की स्थिति आज जो बनी है, जो वहाँ का वर्तमान ढांचा जो काम कर रहा है, उस ढांचे में कुछ ऐसी बातें ज़रूर लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी चले जाते हैं कि वो
उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर हमें अवसर नहीं मिल पाएगा। और एक बार विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा, जब कांग्रेस बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे, मैं नाम ही ले लेता हूँ, अडवाणी जी ने 1998 में कांग्रेस के बहुत सारे नेता छोड़ रहे थे। तो उस समय अडवाणी जी से किसी ने बात पूछा कि कांग्रेस के इतने सारे लोग छोड़ करके आपकी पार्टी में क्यों आ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें काम करने का अवसर नहीं है। तो जो लोग राजनीति में हैं वो इसलिए हैं कि उनको अवसर मिले काम करने का। अगर लोगों के लगने लगेगा कि हमको अवसर नहीं मिलेगा तो जरूर छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो साइडलाइन हुए, जो ऐसी स्थिति में आए, उन्होंने दूसरी पार्टी में जाना बेहतर समझा, जिन्हें की इच्छा थी कि अभी आगे वो काम कर सकते हैं या करेंगे, तो गए। अभी भी लोग जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में, अब एक तो वहाँ पर बहुत सारे सीनियर लीडर्स इस समय पर्दे के पीछे चले गए हैं, जो कि जिनमें क्षमता है, जो काम कर सकते हैं। तो इनमें से अगर कुछ लोग किसी पार्टी दूसरी पार्टी में अगर उन्हें काम करने का, उसी विचारधारा की अगर पार्टी उसी से मिलती जुलती विचारधारा की, अगर उसमें वो जा करके काम करते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो छोड़ के बीजेपी में ही सीधे चले जा रहे हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके वो आप कह सकते हैं अवसरवादी हैं, कहीं भी चले जाएंगे अपने लाभ के लिए, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन ऐसे लोग जो अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो अगर उन्हें अवसर नहीं मिलेगा तो उन्हें सोचना पड़ता है अपने ही मिलती जुलती विचारधाराओं की पार्टी में कहीं भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव संगठन में, बदलाव क्या किस तरीके का? देखिए, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी मतलब वर्ग के लोगों को, जो एज ग्रुप का जहाँ तक सवाल है, सबको सम्मिलित रूप से मिलकर के काम करना चाहिए। जो सीनियर लोग जिन्हें कि आप पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं या रख रहे हैं, ऐसे लोग भी अगर आपके साथ मिल के काम करेंगे तो आपको मजबूती ही मिलेगी। ये तो बहते हुए नदी की तरह की धारा की तरह होता है, आगे का पानी आगे चला जाता है, पीछे वाला पानी उसकी जगह ले लेता है। तो जो लोग हैं, जो रहे हैं पार्टी के अंदर, बहुत सारे नेता, वो चाहे कितने भी सीनियर रहे हों, अगर वो काम कर सकते हैं तो उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। अगर कांग्रेस इस काम को करती है तो आज भी वो मजबूत हो सकती है। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कांग्रेस के रिसरेक्शन में डिफ़िकल्टी तो होगी। कांग्रेस हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाती है कि कम्युनल पार्टी है, बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाती है। परिवारवाद का आरोप भी कांग्रेस पे लगता है। इस पे परिवारवाद की बात जो आप कर रहे हैं, परिवारवाद तो आज इस देश के सारी पार्टियों में घुसा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी में है, वही इनके बहुत सारे नेताओं के बेटी बेटा सब राजनीति में आ गए हैं। खाली इतना फ़र्क है कि अभी कोई किसी खास फैमिली का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री या पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन रहा, वो भी कल होने लगेगा। जब प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आज नहीं तो कल। पहले तो ऐसा नहीं था ना कि एक ही परिवार का आदमी उसी को, कांग्रेस में भी तो ये नहीं था पहले भी तो कोई भी नहीं, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे हो गए होते, या जो दूसरे लोग बाद में बहुत सारे लोग हुए, नरसिम्हा राव जी ही कैसे हुए होते, मनमोहन सिंह ही कैसे हुए होते। किसी भी पार्टी में ये चीज़ अगर होती है तो शुरुआत में कभी न कभी उसकी शुरुआत होती है किसी न किसी स्तर पर, और जब वो शुरुआत होती है तो आगे चल कर के वो मामला जब बढ़ता है तो कहीं कहीं बहुत ही डिफरेंट स्वरूप धारण कर लेता है। अब आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको आप देख जाइए, सब में ये चीज़ हो गई है। और वो पार्टियां, हमको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है, जैसे आपने इमरजेंसी की बात की, जो लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे वो इमरजेंसी में होने वाले कामों को खुद आज सत्ता में रख के क्यों कर रहे हैं। उसी प्रकार जो लोग परिवारवाद का विरोध कर रहे थे, वो लोग आज जब पार्टी अपनी बना लिए तो वो लोग आज अपनी पार्टी में परिवारवाद क्यों कर रहे हैं। हमने कहा ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सब देखिए, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो किसके ऊपर आज परिवारवाद का आरोप लगाइएगा, किसके ऊपर नहीं लगाइएगा। हाँ, शुरुआत जरूर इसकी कांग्रेस में हुई, ये बात हम मानते हैं। कोरोना काल, जैसा कि पिछले साल से ये वेरिएंट अपने देश में काफ़ी तबाही मचाया है, आपको क्या लगता है कि और बेहतर तरीके से आम जन के लिए, लोगों की भलाई के लिए सरकार को कैसे कर, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बिजनेस भी खराब। देखिए, सरकार तो
इस मामले में इतना फेल साबित हुई है। जिस तरह से पहले तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी का जो आपने देखा, सरकारें आमतौर से कहती रहीं कि ऑक्सीजन कोई कमी नहीं, इतनी कमी रही चारों तरफ, बहुत सारे आदमी ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। सारी रिपोर्ट आ चुकी है, सब आप लोग जानते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर कितना ब्लैक हुआ है, कई कई हज़ार रुपए में बिक गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये इसको तो लोगों ने 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये में ख़रीदा। ये सारी रिपोर्ट आती थी, आपके तमाम टीवी चैनल्स बताते रहते थे किस तरह से लोग मरे हैं, उनकी संख्या सही नहीं बताई है। तमाम सरकारों ने उसको छिपाने की कोशिश किया है। फिर उसके बाद यहाँ गंगा जी में किस तरह से लाशें तैरती हुई पाई गई हैं, पूरा यूपी से लेकर के और बिहार तक के एरिया में गंगा जी में लाशें मिली हैं। अभी बहुत सारे लोग लकड़ी वगैरह न होने से, आर्थिक स्थिति ठीक न होने से नदियों के किनारे ले जा कर के अपने परिजनों को का मर जाने के बाद उनको दफन कर दिए थे। अब वो बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है, तो जो बालू में नीचे दबाए हुए थे अब वो लाशें फिर से एक बार नदी में तैर रही हैं। तो ये तो बहुत बुरी तरह से मिसमैनेज हुआ। एक बात मैं कह सकता हूँ कि सरकार को या सरकार में बैठे हुए लोगों को लगने लगा था कि जो पहला वेव आई थी उसके बाद अब ये मामला ख़त्म हो रहा है, इसलिए जो ढिलाई हुई उस ढिलाई का ही ये नतीजा हुआ कि दूसरी वेव के समय में बिल्कुल तबाही मच गई। वैक्सीन भी आप पूरी तरह से नहीं उसका प्रोडक्शन नहीं करा पाए, उसको भी आप असेस नहीं कर पाए कि कितना आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम मानते हैं कि कुछ लापरवाही भी सरकार की हुई है और कुछ अप्रत्याशित तरीके से हुआ भी, जिसकी वजह से कि अचानक ये जो बाढ़ जैसी आ गई उसको नियंत्रित नहीं हो पाया। उसमें सरकार की कमी थी भी कुछ हद तक, और कुछ इस एक भयावहता भी थी, एक विकरालता भी थी इस स्थिति की, जिसकी वजह से कि बड़ा दुखद स्थिति पैदा हुई देश में। तो कोरोना काल में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो तो हुआ है इसी बात का, जो बेरोज़गारी बढ़ी है। बेरोज़गार, बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई है। बहुत सारे लोग पूरा टाइम अब काम नहीं पा रहे हैं करने के लिए। तो इससे एक परेशानी हुई है, लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन कोरोना के पहले ही देश का जो जीडीपी थी वो घट गई थी। अगर आप 19-20 का देखिए तो फोर्थ क्वार्टर में 3.1% जीडीपी हो गई थी, 3.1%। और 1% जीडीपी जब बढ़ती है तो 0.3 to 0.38% तक ये जो रोज़गार बढ़ जाता है। तो जब जीडीपी आपकी उसी समय कम हो रही थी तो उसी समय से इसका मतलब है कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पहले से ही इतनी गड़बड़ चल रही थी कि देश का जो विकास है वो जिस गति से होना चाहिए उस गति से न हो करके वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तो कोरोना काल में तो उसका और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा, 23-24% माइनस नेगेटिव चली गई जीडीपी। तो अब तो आज की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। अब इसको संभालने के लिए सरकार को अर्थशास्त्रियों से बात करनी चाहिए, और ये नहीं कि केवल एक खास विचारधारा के लोगों से आप बात करिए, और भी लोगों से बात करिए। देश में हर विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, उनसे राय लीजिए, देखिए वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय कीजिए। अगर आप फिक्स दिमाग से काम करेंगे, बंद दिमाग से कि हमको खाली इन्हीं की बात सुननी है, तब तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये स्थिति बड़ी भयावह है। इससे निकलने के लिए आपको बहुत सारी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, उसका एक निचोड़ निकाल करके आपको कार्यान्वित करना पड़ेगा, जो आमतौर से पहले के बड़े नेता किया करते थे। जिस जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी और मोरारजी वगैरह की को आज कुछ नहीं समझते हैं, उन्हीं के जीवन से, उन्हीं के कार्यशैली से प्रेरणा लेकर के आपको सबकी बात सुननी चाहिए, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल करके जो उचित कदम उठाना चाहिए, तब जा कर के आप देश को किसी भी मामले में आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो जब आप बंद दिमाग से काम करेंगे तो देश आर्थिक तबाही नहीं, हर तरह की तबाही में फंसेगा। 2022 में विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर के कांग्रेस को चुनाव में उतरना चाहिए, और कांग्रेस की स्थिति को? कांग्रेस की बात नहीं है,
हर पार्टियों के लिए अगर मुद्दों की बात करें। देखिए, मुद्दे बहुत साफ हैं। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें कोरोना का विशेष योगदान है, मैं भी मानता हूँ। दूसरा, महंगाई कितना तेज़ी से बढ़ी है। आप हर चीज़ की महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ गई है कि आप देखें तो आज बाज़ार में जा कर के कोई भी सामान खरीदना किसी आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। ये सरसों का तेल ये 100 रुपये के आसपास पहले हुआ करता था, ये इस समय 200 रुपये के आसपास बिक रहा है लीटर। कम से कम 250 रुपये से ज़्यादा तो आपको हर जगह ये कहीं उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से बाकी सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। आलू प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसको गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। तमाम और चले जाइए जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं दुकानों पर, सब चीज़ के दाम आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये महंगाई एक तो लोगों को त्रस्त किए हुए है। दूसरी चीज़, डीजल और पेट्रोल के दाम जब मनमोहन सिंह की सरकार में 70 रुपये 72 रुपये तक पहुंच रहे थे, तो मोदी जी ही बहुत शोर मचाते थे, तमाम भाषण करते थे कि ये वो देखो अब 100 तक पहुंच जाएगा, ये होगा वो। अब आज ये खुद ही बढ़ा करके इसको 100 से ऊपर पहुंचा रहे हैं, कई जगह पहुंचा हुआ है। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये दबाव डालते हैं। तो पहले तो बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वही वैट कम कर दें। अपोजिशन पार्टियों को आप एक तो जीएसटी का कलेक्शन जो है पूरा आपका नहीं हो पा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट को आपको देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उसको वो अपना विकास का भी काम करती हैं, सैलरी भी देती हैं कर्मचारियों को, और भी जो उनके तमाम काम हैं, वो सारे काम वो किस तरह से करेंगे अगर सेंट्रल मदद भी नहीं मिलेगी, जीएसटी भी नहीं पहुंचेगी, और जो वैट भी वो लगा रहे हैं उसको भी वो कम कर देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से काम कर पाएंगे। और आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप उसको कभी कमी करते ही नहीं। तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, तो उस समय ये आपका क्रूड पेट्रोलियम इंटरनेशनल मार्केट में ये 150 मतलब कम से कम $130 प्रति बैरल से ऊपर चला गया था। 130 140 कहीं कभी तो 150। तब अगर यहाँ दाम बढ़ता था 70-72 होता था, तब तो आप शोर मचाते थे। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में घट करके जब ये 50-60 यहाँ तक एक बार 40-50 तक चला गया था, उस समय भी आपने दाम नहीं कम होने दिया। तो आखिर किस बात के लिए? तो अब उसके लिए तर्क ये देते हैं कि हम जो तमाम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रमों के लिए, विकास के लिए, इसके लिए, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया जो हमने इसका कोरोना के टाइम में कोविड के लिए फंड दिया है, ये सब कहाँ से आएगा अगर हम ये कम कर दें। तो उस समय की सरकारें कैसे मैनेज कर लेती थी सारी चीज़ों को, और आज आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था चलाने का कोई सलीका आपको पता ही नहीं है कि कैसे चलाना है। तो बेहतर है मनमोहन सिंह के ही पास बैठ करके उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते कि कैसे चलाना है, जिनको कि बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने, अपना गुरु ओबामा तक ने कहा कि हमारे गुरु हैं। तो ऐसे आदमी से आपको पूछने में क्यों शर्म आ रही है? अब जाइए उन्हीं से बात करिए। और जब वो चिट्ठी लिखते हैं, कोई सजेशन देते हैं, कोरोना वाले मामले में दिया था, कोविड के मामले में, तो उसको प्रधानमंत्री उसका जवाब तक नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री के बड़प्पन है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो आदमी अभी आप 7 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 10 साल रह चुके हैं और आपसे बड़े बड़े पदों पर पूरी दुनिया में रहे हैं, विश्वविख्यात लोगों में से हैं वो, और उनका बहुत सम्मान भी रहा है, आज भी उनका सम्मान है। उस आदमी ने आपको पत्र लिखा। हम लोग पत्र लिखते थे प्राइम मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर उसका सीधा जवाब देते थे। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, क्या हम ये कहें कि वो सब लोग बहुत छोटे लोग थे, क्योंकि वो एमपीज़ की चिट्ठियों के जवाब लिख देते थे, और आप इतने बड़े हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी का आप जवाब नहीं लिख सकते, और आप अपने हेल्थ मिनिस्टर से लिखाते हैं, वो भी सही भाषा में नहीं लिख रहे हैं। सम्मानपूर्वक इस चिट्ठी का जवाब देना चाहिए। देखिए, छोटापन अगर आप देखिएगा कि लोग हर स्तर पर छोटापन दिखा रहे हैं। एक उदाहरण इसके लिए और दे दूँ, तब आप इसमें आगे बढ़ें। सरदार सरोवर बांध का प्रधानमंत्री गए थे उद्घाटन करने। मैं उनका भाषण सुन रहा था, उस समय टीवी पर आ रहा था। आपको बता दूं पहले ही कि 1962 में जैसे जो भाखड़ा नांगल वगैरह बहुत सारे डैम बने, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना, ये आप जो ये भी देखने गए थे वाल्मीकि नगर में, ये सारा रिहन डैम, बहुत सारे डैम बने थे।
और तमाम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी, तमाम नहरें निकली, बहुत सारा कुछ हुआ, ट्यूबवेल लगाए गए, सब हुआ क्योंकि देश में खाद्यान्न की बड़ी कमी थी। इसलिए उस समय की सरकारों ने, उस समय के नेताओं ने सबसे पहले उसी पर फोकस किया कि किसी तरह से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हों। और इंदिरा गांधी तक आते आते देश खाद्यान्न के मामले में हरित क्रांति वगैरह का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने ही सन 1962 में सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किया था। वो तो उनकी तो डेथ हो गई 64 में। बाद में वर्ल्ड बैंक वगैरह के ऊपर बहुत दबाव बनाते थे, यहाँ के जो NGOs वगैरह थे काम नहीं करने देते थे, बहुत सारी समस्याएं आई कि वो बांध काफ़ी दिन तक नहीं बन पाया। और सारे जो वर्ल्ड में हमने ये देखा कि भारत में इस तरह के प्रगति की जो काम हुआ करते थे, उसमें इंटरनेशनल जो एजेंसीज कई ऐसी थी, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि भारत इतनी प्रगति करे, वो भी तमाम तरह के रोड़े अटकाते थे। और यहाँ हमारे वहाँ तमाम NGOs वगैरह, वो जो जिनका निर्वासित हो रहे थे लोग, जिनकी ज़मीन वगैरह चली जाती थी, बांध के डूब क्षेत्र में आ जाती थी, उनके पुनर्वास वगैरह को लेकर के और बहुत सारी बातें लेकर के और इकोलॉजी वगैरह की समस्याएं लेकर के ये लोग तमाम आंदोलन करते थे, जिससे उसमें बहुत अवरोध पैदा हुआ और बहुत समय लग गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसी के कुछ दिन बाद। तो ये अपने भाषण में बोल रहे थे कि इसका श्रेय जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया, बात सही है, सरदार सरोवर बांध उसका नाम भी है। दूसरा नाम ये कौन ने बड़ी दुविधा में पड़े, क्योंकि मैंने इनके भाषण को देखा, मैं बड़ा गौर से वाच कर रहा था। ये 3-4 सेकंड तक हमको लगा कि दुविधा में है कि दूसरा नाम लें किसका। ये चुप रहे। 3-4 सेकंड के बाद इन्होंने नाम लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी हो सकता है योगदान रहा हो, मुझे नहीं मालूम कि उनका कितना योगदान रहा, लेकिन मेन योगदान तो उस आदमी का था। सरदार पटेल के बाद अगर किसी का योगदान माना जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू का ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही जाकर उसका शिलान्यास किया था। इतनी ज़्यादा इनकी वैचारिक उच्चता है कि उस आदमी का नाम भी लेना इनको गवारा नहीं था। मैंने देखा इन्होंने इस तरह से बात किया कि इस तरह की मनोभावना और वृत्ति से काम करने से कोई व्यवस्था नहीं ठीक होगी। अभी देश और ज़्यादा नीचे जाएगा अगर इसी तरह काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देश को ये लोग सही रास्ते पर नहीं चला रहे हैं। ये जिस बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ करके, कि सबको अरेस्ट कर लो, जो बोले उसके खिलाफ जांच करो, उसके खिलाफ FIR करो, और सरकार की आलोचना बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। ये जो इनटॉलरेंट टेंडेंसी ये लोग दिखा रहे हैं, इसके नतीजे आगे चल करके देश को पतन की ही तरफ ले जाने वाले हैं। और जब तक अपना दिल दिमाग ये बड़ा करके और कांग्रेस के नेताओं से शिक्षा लें, और बात छोड़ें, मैं जिसको ये आलोचना करते हैं, जिनसे नफरत करते हैं, मैं कह रहा हूँ उन्हीं के पास जा कर के सीखो कि देश कैसे चलाना, व्यवस्था कैसे चले। वो आज भी कुछ लोग जिंदा हैं, वो बता देंगे कि कैसे चलाना, और ईमानदारी के साथ बता देंगे। वो ये नहीं है कि आपके साथ छल कपट करें। आपको लगता है यूपी के जो चुनाव होने उसमें महंगाई और बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं? बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा ही, उसमें डेमोक्रेसी का भी मुद्दा होगा। जिस तरह से लोगों के खिलाफ FIR वगैरह की जा रही है, लोगों का गला दबाया जा रहा है, लोगों का मुंह दबाया जा रहा है, लोगों की ज़बान बंद की जा रही है, ये सारे इशूज आएंगे। ये कोविड वगैरह की जो समस्याएँ हैं वो सारी समस्याएँ आएंगी। प्रदेश में कोई विशेष विकास का काम नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गोरखपुर या इसके इर्द गिर्द के ज़िलों में विकास हुआ हो तो पूरे प्रदेश का विकास तो नहीं माना जाएगा। मैं नहीं जानता कि बदायूं में, अमरोहा में और तमाम दूसरे छोटे छोटे ज़िलों में कितना विकास का काम हुआ है। प्रदेश में तो बहुत सारे ज़िले हैं, किन किन ज़िलों में क्या क्या काम हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ के लोग जानते होंगे। अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि न कोई विकास मत करो, अगर लोग भूखों मरने लगें तो उनको अगर खाना प्रोवाइड कर दोगे उसी से खुश हो जाएंगे और कहेंगे बड़ा विकास हुआ। अगर ये विकास का पैरामीटर हो तो मैं नहीं जानता कि उसके क्या नतीजे होंगे। अदरवाइज किसी भी तरह का कोई विकास प्रदेश के अंदर हमको तो नहीं दिखाई दिया। हम गोरखपुर की बात नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में तो भाई ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर का ज़िला है, यहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया है तो आपको विकास दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बाकी जगहों पर जो हो रहा है तांडव, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक किनारे से आप देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में तो बार बार कभी अलीगढ़ में कुछ हो रहा है, कभी बुलंदशहर में हो रहा है, कभी मेरठ में हो रहा है, कानपुर, ये आपका
उन्नाव वगैरह की जो सारी घटनाएं बहुत सारे ज़िलों में, यहाँ तक कि गोंडा वगैरह में, बलरामपुर, सारी घटनाएं तो बार बार रिपोर्ट होती रही हैं, टीवी चैनल्स दिखाते रहे हैं। और ये सब मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो देखा है वो सारी बातें आपको बता। चीज़ें तो पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती रही। पूर्ववर्ती सरकारों में हो रही थी अगर, तो इसीलिए तो जनता ने उन सरकारों को हटा दिया। और आप आए यही कह करके आए कि सबको हम रोकेंगे, तो आपके टाइम में उससे भी ज़्यादा क्यों होने लगा? आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी क्षमता ही नहीं है काम करने की। उससे बेटर तो इसका मतलब वो लोग थे जिनके टाइम वो कम से कम हो रहा था। अब आज तो आप उससे भी ज़्यादा अगर हो रहा है तो बेहतरी किस बात की है? सवाल ये नहीं है। ये लोग जो गलत काम भी करते हैं, इसका तुरंत उदाहरण ये पीछे से ले आते हैं कि पीछे ऐसा हुआ था, पीछे हुआ था तो आप उसी की आलोचना कर रहे थे कि ये गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप तो सुधार करने के लिए आए थे, आप उसको बेहतर काम करने के लिए आए थे ना। तब क्या उसी से आपको प्रेरणा मिल रही है? उसी गलत काम से उसी को आप करेंगे, वही रिपीट करेंगे आप। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी यूपी में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो प्रदेश में फिलहाल बहुत मजबूत, तो पिछले बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। 89 के बाद से, जब से कांग्रेस हटी है, 89 से और आज तक करीब 32 साल हो रहे होंगे, कांग्रेस की स्थिति कोई मजबूत तो हुई नहीं है, वो तो कमज़ोर ही हुई है। कांग्रेस में तो काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अब वो सुधार। प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव रहती हैं यूपी में। हाँ, उनको यहाँ का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया है, इसलिए वो एक्टिव रहती हैं। लगता है उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा यूपी में? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वो काम कर रही हैं, लेकिन कोई अभी बहुत अधिक परिवर्तन तो दिखाई दे नहीं रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है। आप जब गोरखपुर के सांसद थे, चूँकि 2 बार यहाँ से आप सांसद थे, कोई ऐसा काम जो आपने यहाँ के लिए किया, बहुत आपके जहन में वो हमेशा रहता हो, बहुत आपके दिल को अच्छा लगा हो कि हाँ मैंने ये काम किया? देखिए, जिस समय मैं बना था उस समय यहाँ की अलग तरह की, हर पीरियड में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। आज गोरखपुर पहले से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा है। गोरखपुर में उस समय भी यूनिवर्सिटी भी थी, मेडिकल कॉलेज भी था, और जो चीज़ें, फर्टिलाइज़र का कारखाना था, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फर्टिलाइज़र का कारखाना एक विस्फोट हुआ, बंद हो गया। तो जब मैं एमपी नहीं रहा तो उसके बाद भी मैं इस कोशिश करता रहा कि ये कारखाना चलाया जाए, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये नहीं चला। मैं कई प्रधानमंत्रियों से मिल करके इसके बारे में बात किया था। देवगौड़ा जी से भी मिला था, गुजराल साहब से भी मिला था। बाद में उन लोगों के बाद वाजपेयी जी बने थे, उनसे भी कहा गया था। फिर नरसिम्हा राव जी बने तो उनके टाइम में भी कहा गया, लेकिन इस कारखाने को चलाने की बात नहीं आई। नरसिम्हा राव जी का जब आखिरी साल चल रहा था, 95-96 की बात बता रहा हूँ, तो एक रामलखन सिंह यादव जो बिहार के नेता थे, वो सेंटर में मिनिस्टर बने फर्टिलाइजर्स के। तो उनसे हम लोग मिले और उनसे हम लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री से खुद बात करिए और इस कारखाने को चलाइए, क्योंकि पूर्वांचल में इससे जॉब भी जनरेट होगा, इससे जो प्रोडक्शन होगा, जो खाद वगैरह होगी, आप बगल के देश को भी मदद कर पाएंगे, नेपाल को भी अगर ज़रूरत होगी कर सकते हैं, क्योंकि ईजी होगा ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार, नॉर्दर्न बिहार, ये सब एरिया में जो खाद के किसानों को ज़रूरत यूरिया वगैरह की पड़ती है, यूरिया ही बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूस होता था, वो खाद आप आसानी से सप्लाई कर सकेंगे। तो रामलखन सिंह जी चूँकि इसी एरिया के रहने वाले थे, वो इस बात को समझे। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्लीट करके और उनको इस बात के लिए सहमत करा लिया कि हाँ, ये फर्टिलाइजर कारखाना चलना चाहिए। और वो खुद आए, यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम भी हुआ और ये हुआ कि ठीक है, ये कारखाना बनेगा। लेकिन थोड़े ही दिन में चुनाव हुआ तो वो सरकार ही हट गई। जब सरकार हट गई तो फिर देवगौड़ा जी बने। देवगौड़ा जी से भी मैं मिला, उनसे भी कहा, उन्होंने भी आश्वासन दिया। गुजराल साहब भी बने, उनसे भी मैंने कहा। लेकिन ये चीज़ें जितना आगे इसको बढ़ना चाहिए था, ये नहीं बढ़ पाया। और बाद में अब इस समय जब हमारा ख्याल है जो ये सरकार बनी है मोदी जी की,
तो इन लोगों ने फिर इसको शायद शुरू करवाया है। लेकिन अब देखिए, ये कारखाना भले बन जाए, प्रोडक्शन तो होगा खाद का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस कारखाने की जो एम्प्लॉयमेंट देने की जो क्षमता थी, वो क्षमता बहुत घट गई। पहले हमें अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ता था तो मैं यहाँ ट्रेनिंग करने भी आया था। हम लोगों को एक ट्रेनिंग का भी करना पड़ता था, उसके वाइवा होता था, उस पर ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी, 100 नंबर का होता था वो। तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग किया था 1 महीने, और ट्रेनिंग रिपोर्ट वगैरह हमने सबमिट भी की। तो उसमें मैंने देखा, जब मैं ट्रेनिंग करने यहाँ पर आया था, कि यहाँ पर करीब 2,500 एम्प्लॉय काम करते थे, और एम्प्लॉइज़ को रहने के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे, और उनको फीड करने के लिए शॉपिंग सेंटर वगैरह बना हुआ था। तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि हज़ारों फैमिलीज़ को, कई हज़ार फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह काम कर रहे थे। तो अगर लेकिन यूरिया का प्रोडक्शन जो था 500 टन पर डे होता था, 500 टन पर डे यूरिया प्रोडक्शन था। अब जो है ये कारखाना जो इस समय बन रहा है, मुझे किसी ने बताया कि अबाउट 3,500 या 3,800 टन पर डे यूरिया प्रोडक्शन होगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से उस तरह से अगर आप देखिए, तो अगर 500 टन पर 2,500 आदमी, एक कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 2,500 आदमी सपोज करिए काम कर रहे थे, तो 3,500 टन अगर बनेगा तो 7 गुना ज़्यादा हो गया ना, 7 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट भी 7,000 गुना ज़्यादा होना चाहिए, यानी करीब 17,500 आदमी काम करने चाहिए, 18,000 आदमी काम करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 500 आदमी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के जितने सिस्टम हैं, ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री का जो कंसेप्ट है, सब लागू हो जाएगा। और ये कंट्रोल रूम में बैठ करके एक इंजीनियर प्लांट के मैक्सिमम हिस्से को कंट्रोल कर लेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब तो स्क्रीन पर आ जाता है, कहाँ क्या टेम्परेचर है, कहाँ क्या प्रेशर है, किसको रेगुलेट करना है, क्या फ्लो होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो एक ही जगह से बैठ के एक आदमी कंट्रोल कर लेता है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो देने का जो वो है कैपेसिटी है, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर कम हो जाएगी। अब उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में कितने लोग लगते हैं, क्या होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उतना नहीं होगा जितना कि पहले होता था। चलते चलते सर, आखिरी सवाल आपसे, तब की राजनीति में आज की राजनीति, हालांकि आप शुरुआत में आप थोड़ा बता भी रहे थे उस पर, क्या आपको बदलाव दिखता है कि उस समय कैसा था, आज का क्या है उस बारे में? आज की राजनीति में बेशर्मी बेहद बढ़ गई है। बहुत बेशर्मी के साथ कुकृत्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। अपराध से जुड़े हुए लोगों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्टाचार, अपराध अब राजनीति के लिए कोई मतलब नहीं रख रहा है। पहले अगर किसी के ऊपर थोड़ी सी भी उंगली उठ जाती थी तो लोग बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। पहले अगर कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर एक लाइन का किसी के मिनिस्टर के बारे में आ जाता था कि इन्होंने गलत फैसला किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी दिन उनका इस्तीफा हो जाता था। आज तरह तरह के अपराधों को करने के बाद उससे बरी होकर के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, या जिनके ऊपर अपराध के केस चल रहे हैं वो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। नैतिकता का क्षरण हो गया है। चरित्र के गिरे हुए लोगों की भारी संख्या आज राजनीति में हो गई है, जिसकी वजह से ये जो समस्या मैं आपको राजनीति में बता रहा हूँ, ये केवल राजनीति की समस्या नहीं रह गई है, समाज के हर वर्ग में ये सारी चीज़ें फैल गई हैं। मैंने आपसे कहा ना, कोई अगर उस समय के राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को, जुडिशरी के लोगों को आप ये क्या कहते हैं कि दूसरे तमाम फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप देखिए, उनसे तुलना आप करिए, आपके मीडिया है, सारी चीज़ों में अगर आप उनसे आज के लोगों की तुलना करिए तो कहीं फार बेटर लोग थे, और उनको इस बात की परवाह थी कि कहीं हमारे ऊपर उंगली न उठ जाए। आज तो कोई मतलब ही नहीं है। आज कितने बड़े अपराध में कोई नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो जाता है जेल में और निकलता है हंसते हुए, फूल माला उससे लाद करके, उसके तमाम समर्थक सैकड़ों गाड़ियों के काफी, लगता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ रहा है। तमाम अपराध करके सब निकलते हैं, हजारों सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में सब आते हैं, और उसमें यह समाज उनको वोट देता है। देखिए, समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। अगर समाज भ्रष्टाचारी को
अपराधी को, जातिवादी को, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले को समर्थन देता रहेगा तो राजनीति ऐसी ही रहेगी। हम 4C कहते हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम। ये 4 चीज़ से ग्रस्त हो गई है आज की राजनीति, और इससे ग्रस्त राजनीति में आप किसी बहुत बेहतर स्थिति की अब अपेक्षा आप नहीं कर सकते। इसमें केवल ब्लेम गेम चल रहा है। अरे ये नहीं कोई कहता, जैसे मान लीजिए हमने कोई गलत काम किया तो कोई कहे, आप कहिए कि आपने तो ये गलत कर दिया, तो मैं नहीं कहूँगा मैंने नहीं किया, मैं कहूँगा आपने भी तो किया था। अब ये हाल चल रहा है। मैंने आपका कुकर्म हमारे लिए आदर्श है, वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं उसी को करूँगा। पहले जब आप करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, और जब हम उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे वही काम करेंगे तो हम कहेंगे कम ठीक कर रहे हैं। आपराधिक मामलों की बात करते हैं, राजनीति में अपराधियों की जो संख्या, तो जब पार्टियां टिकट देती हैं तो लोगों की मजबूरी है वोट देना। नहीं, देखिए यह भी बात, हम इस बात को मानते हैं कुछ हद तक, आपकी बात सही है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। जनता के सामने कई बार बहुत अच्छे लोग भी सामने जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और इस तरह के लोग भी जाते हैं, और जनता को मालूम रहता है। आज की जनता सन 1952 से आज तक इतने चुनाव देख चुकी है, लोकसभा और विधानसभाओं के, और दूसरे को उसको सब मालूम है। अब पहले तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, अब तो पढ़ाई लिखाई भी हिंदुस्तान में अब साक्षरता 65% से ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि आज सब कुछ जानते हैं, और क्या नहीं जानते हैं। वो जो आपका विरोधी वही खड़ा होकर के मंच पर अपने दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूरी उसकी व्याख्या का विश्लेषण बता देता है। किसी ने हमसे कहा एक बार कि अगर आपको अपने बारे में न पता हो तो एक बार एक चुनाव लड़ लीजिए, दूसरे लोग सब बता देंगे, लोगों को सारे लोग जान जाएंगे कि आप क्या हैं। तो वो तो सबको मालूम हो जाता है कि कौन आदमी क्या है। उसके बावजूद लोग अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को अच्छी अच्छी पार्टियों से टिकट मिला रहता है, वोट नहीं देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं जनता ही, बिल्कुल जनता जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है, नेता तो जिम्मेदार हैं ही। मैं कहता हूँ समाज की इस वर्तमान स्थिति के लिए नेता और जनता दोनों ही जिम्मेदार हैं। अब ये आप पर, हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस हद तक किसको कितना जिम्मेदार मानें। अगर जनता ही ये फैसला कर ले कि हम किसी अपराधी और जातिवादी और सांप्रदायिक और भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को नहीं वोट करेंगे तो अपने आप हार जाएगा वो। दें नेता लोग टिकट, क्या कर लेंगे? जब हारेंगे तो फिर सही लोगों को देने लगेंगे। मैं तो ये बातें पब्लिक मीटिंग्स में बोला हूँ, एक बार नहीं कितनी बार, अब बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जनता करना वही है जो नहीं करना चाहिए। जब वो जाति का आदमी, हमने एक चीज़ और देखा टेंडेंसी, जैसे मान लीजिए किसी जाति का कोई व्यक्ति बहुत दबंग निकल गया और वो बड़ा प्रभावशाली हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसकी दखल है, और समाज के तमाम क्षेत्रों में उसकी पैठ बन गई है, जहाँ जा रहा है उसका बड़ा सम्मान हो रहा है। वहीं कोई शरीफ आदमी जाएगा तो लगेगा कि तो कुछ ये नहीं, हो तो निगलेक्टेड स्थिति में रहता है। तो जब किसी व्यक्ति की ये स्थिति बन जाती है और किसी जाति विशेष से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, तो मैं देखता हूँ कि जब वो चुनाव में खड़ा होता है तो कम से कम वो जाति 90% उसी के साथ होती है, उसी को अपना नेता मानती है। उसमें एक से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये सब अपने आंखों से देखा हूँ, बता रहा हूँ, वो बात बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने देखा है वो बातें आपको बताया। कोई अपने को न कहे कि हम बड़ा सही फैसला कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मामले में गलत हैं। जब इस तरह के समाज में हमको जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हमको भी करनी पड़ेंगी, और करना पड़ता है तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब एक सीमा से ज़्यादा वो कंप्रोमाइज़ होने लगती है तो वो विकृत के रूप में सामने आती है और समाज को और ज़्यादा वो तबाह करती है। इसीलिए जो लोग आज भी, जिनके अंदर थोड़ी सी सूझबूझ है और समझदारी है, वो एक सीमा को कहीं कहीं अपनी एक सीमा बना लेते हैं कि इसके आगे अब हमें नहीं जाना। हमारे चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, मौका दिए। तो व्यक्ति विशेष में आप देख रहे थे, सुन रहे थे हरिकेश बहादुर जी को, जो गोरखपुर से 2 बार के सांसद भी रहे। हर मुद्दों पे बड़ा बेबाकी के साथ अपने पार्टी की भी जो कमियां हैं, कांग्रेस की खासकर, उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर उस पर हमसे बात की। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।